So are you visible? Am I visible for my PPT? यस सर। हाँ, दिखाई दे रहा है? सर आप दिखाई दे रहे हो, पीपीटी नहीं दिख रही। PPT नहीं दिखाई दे रहा ना बेटा? अब इसको इंटायर स्क्रीन करना पड़ेगा मुझे ना, इंटायर स्क्रीन करना। ओके, इंटायर स्क्रीन कर देना। अब दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। दिखाई दे रहा है ना? चलो। सो ऑलरेडी वी हैव गिवन द इंट्रो ऑफ दिस टॉपिक। आपको इसके बारे में हम लोगों ने बात पहले कर लिया है। और मनी, यू नो दैट द मनी, मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है। आपकी सुविधा के लिए बता दूँ, मेरे पॉइंट को निकाल दो, जिक कर जाता हूँ यहाँ से, आवाज़ को हो रही है। ठीक है, तो अब तक हमने मनी की जो यात्रा शुरू की थी कि मनी के बारे में हमने देखा कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, फ्यूचर पेमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट जिसे कहते हैं। और ये सारे फंक्शंस निकल कर आते हैं, कहाँ से आते हैं? क्योंकि हमने बार्टर सिस्टम को पढ़ा हुआ है। बार्टर सिस्टम की जो भी कमियां थी, जैसे हमने कहा स्टोर ऑफ वैल्यू, तो बार्टर सिस्टम में हमने आपको क्या बताया था कि बार्टर सिस्टम में हम कम्युनिटीज को, जो भी सीसी इकोनॉमी कहते हैं, कम्युनिटीज फॉर कम्युनिटीज इकोनॉमी, फाइंड दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड। जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको, आई गेव द एग्जांपल ऑफ टोमेटो, कि टोमेटो कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, वो फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। डिफर्ड पेमेंट मतलब आज का जो पेमेंट है उसको हम फ्यूचर के लिए हम नहीं कर सकते हैं कमोडिटीज से। तो दीज वॉट एवर द डिमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, दैट बिकम द फंक्शंस ऑफ मनी। आज हम फंक्शंस ऑफ मनी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के क्या फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो मनी के फॉर्म्स क्या क्या है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये भी यहाँ के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि वाइवा में टीचर ने बहुत कुछ पूछा, और ये ऑब्वियस है कि टीचर जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में आप इन सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। तो टीचर ने पूछा तो बहुत सारे बच्चे ब्लैंक थे, तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा। हालांकि बच्चे ने प्रोजेक्ट भी बनाया था, तो आप जानते ही हो कि बच्चे थोड़ा सा, आप लोग जिस तरीके से पीटीएम में अटेंड नहीं करवाते अपने पेरेंट्स से, तो ये एटीट्यूड तो वो आपका हर जगह रिफ्लेक्ट होता है, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे वाइबा हो, चाहे हर जगह। तो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। व्हेन यू आर गोइंग टू फेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये सारा एटीट्यूड वो मिक्सअप हो जाएगा और रिजल्ट अच्छा नहीं होता। खैर, तो फॉर्म्स ऑफ मनी में हमारे पास जो हमने हेडिंग लिखा हो, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, लीगल टेंडर मनी, बैंक मनी। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम आज थोड़ा पढ़ेंगे। तो फुल बॉडीड मनी पहला टॉपिक हमारा क्या है? फुल बॉडीड मनी। आप जो भी है बच्चे लिखते जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, लिखने से मेमोरी पावर शार्प होती है। इसलिए आप लिखेंगे और पोस्ट करेंगे ग्रुप में, सो दैट आई कैन नो कि कितने आप अटेंटिव हैं और आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है। मैं पहले ही बोला हूँ, पीटीएम में भी मैंने इस बात को बोला था कि अभी पेरेंट्स शुड साइन ऑन माय नोटबुक। तो फुल बॉडीड मनी क्या है? मतलब पूरी बॉडी ही मनी है, मतलब जो उस पर लिखा हुआ है। चलो हम इसको देखते हैं, आपको लिखने में टाइम लगेगा। तो फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, तो हुज वैल्यू एज अ कमोडिटी, एज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ गोल्ड लिया हुआ, हुज वैल्यू एज अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एज अ मनी, मतलब उसकी फेस वैल्यू, मतलब उस पर जो लिखा हुआ है और जिसका वो बना हुआ है, दोनों आसान शब्दों में बोलूं, जिस जो उस पर लिखा हुआ है और जिसका वो बना हुआ है, दोनों बराबर है, तो फुल बॉडीड मनी कहलाएगा। मतलब कि मान लो एक रुपए का गोल्ड है, उस पर 1 रुपया लिखा हुआ है, और 1 रुपये से जो आप सामान आप परचेज कर सकते हो, वो हो गई वैल्यू ऑफ मनी हो गया। तो मतलब उस पर फेस वैल्यू 1 रुपीज भी है, और 1 रुपये गोल्ड से वो 1 रुपये का सामान परचेज कर पाते हो। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, मतलब उस पर जो लिखा हुआ है
उतना जो उसे परचेज कर पाते हो, और गोल्ड की वैल्यू दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फुल बॉडीड मनी हो गया। लेकिन व्यवहारिक आज के समय में देखो कि एक सिक्के पर, एक कॉइन के ऊपर अगर गोल्ड का बना हुआ है और उस पर 1 रुपया है, तो उस गोल्ड को कोई भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज नहीं करेगा। 1 रुपये में तो मात्र एक छोटा सा छोटा टॉफी आएगा मुश्किल से, ठीक है। 1 रुपये में कुछ भी आजकल कहाँ आता है। तो गोल्ड को मेल्ट कर दे तो गोल्ड से ऑर्नामेंट बन जाएंगे और उसके लाखों में कीमत हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि बॉडी की, मतलब जिससे बना हुआ है कम्युनिटी, उसकी वैल्यू ज्यादा हो। लेकिन यहाँ फुल बॉडीड के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब गोल्ड हमने लिया, इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एज अ मनी। मेरी बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। मेरे माइंड, अगर लास्ट में डाउट सेशन भी रखूंगा, अगर कोई डाउट होगा पूछिए। whose value as a money, next हमारा फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स अ कमोडिटी वैल्यू। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा एडिट करना चाहिए कि क्रेडिट मनी के लिए हम लिख रहे हैं कि whose value as a, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है वो क्रेडिट मनी के लिए। तो whose value as a मनी मतलब उसकी जो फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स अ कमोडिटी वैल्यू, ठीक है। जैसे आजकल का जो कॉइन है, उसके जो उसका जो जिस चीज का बना हुआ है, लोहाई का बना हुआ है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पर जो लिखा हुआ है उसकी ज्यादा वैल्यू है। एक छोटा सा क्वाइन 100 रुपये उस पर लिखे होंगे, 100 रुपीज, तो क्वाइन की वैल्यू, कम्युनिटी की वैल्यू कम हो गई। लेकिन इस पर जो लिखा हुआ है फेस वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ मनी, 100 रुपये से वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है, और क्वाइन जिससे बना हुआ है उसकी वैल्यू कम। तो ये वहां पर जस्ट उसका अपोजिट अपोजिट पॉइंट है। तो हुज वैल्यू एज अ मनी इज ग्रेटर देन इट्स अ कमोडिटी वैल्यू। तो ये हमारा फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। अब आते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर। अगला हमारे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई विजिबल होगा। लीगल टेंडर मनी क्या है? लीगल वर्ड ही हमको बताता है कि व्हाट इज डज इट मीन। कोई काम लीगल है, इट इज नॉट लीगल वर्क। हम प्राय अपने कॉमन पैरलेंस में हम यूज करते हैं कि इट इज नॉट लीगल वर्क, ये लीगल वर्क नहीं है, इट इज इलीगल। सो इसी से हम डिराइव करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं आपको कि लीगल टेंडर मनी क्या है। तो मनी हैज अ लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट इज नोन एज लीगल टेंडर मनी। मतलब उसको बनाने के पीछे कुछ एक प्रोसेस फॉलो किया गया, लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट एंड एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट। मनी होने के लिए तो जरूरी है कि वो मीन्स ऑफ पेमेंट हो, ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो ऐसे मनी को हम क्या कहेंगे, लीगल टेंडर मनी। अब इसको क्लासिफाई किया गया है, 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर, LLT, लिमिटेड लीगल टेंडर, person cannot be forced to accept beyond a certain maximum limit, ठीक है। कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। मान लो कि हमको आयुषी को ये 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है। आयुषी खुश हो गई, हम करने वाले नहीं है, मान रहा हूं मैं। तो मान लो कि हमको पेमेंट करना है अंश भट्ट को 1 लाख रुपए, ठीक है। तो मैं अंश भट्ट को ये फोर्स नहीं कर सकता कि मैं 1 लाख रुपए के 1 1 रुपए के सिक्के दूंगा, और अंश भट्ट इसके लिए फोर्स नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे। इसी को कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। चलो भाई 10 रुपए का है, सब्जी वाले के पास जाते हो तो 10 रुपए का, 20 रुपए का चेंज दे देते हो, वो काउंट करता है, सॉरी, काउंट करता है और ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन एक साड़ी के लिए मान लो परचेज करने के लिए निकले हो, या मान लो कि कोई भी चीज परचेज, बड़ा आइटम जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, तो अगर वहां पर जाते हो और कहते हो कि मैं आपको 5,000 रुपए का क्वाइन देता हूं, तो वो कहेगा कि दिमाग खराब है क्या आपका? हाँ, समथिंग रॉन्ग विथ यू, दैट यू नो मिस्टर दिस इन दिस एंड दिस, पॉइंट। तो he is not bound to accept it, and that makes the limited legal tender. I hope it is very much clear. Next point है unlimited legal tender, ULT. So LLT and ULT is a part of legal tender, accepted by people to an unlimited extent, unlimited extent, ठीक है। Currency notes of all denominations are unlimited legal tender. करेंसी नोट्स जो है वो कोई भी डिनोमिनेशन का हो, ठीक है, मतलब दो, अब तो दो दो 5 10 जो भी है, जो भी मतलब छोटे से छोटे जो डिनोमिनेशन है, 1,
तो वो सारे के सारे नोट्स वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। आप पेमेंट करोगे, अगर सामने वाला डिनाई करता है तो लॉ के द्वारा ही इज पनिशेबल। ये समझ लो, अनलिमिटेड लीगल टेंडर को डिनाई नहीं किया जा सकता। यू नो पॉइंट। वो अलग बात है कि व्यवहारिक जीवन में कुछ और होता है, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन कानून की भाषा में कहा जाए तो इट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ओके, चलो अब आते हैं बैंक मनी, बीएम। तो ये क्या होता है भाई? तो बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। बैंक के साथ जो डिमांड डिपॉजिट्स है, ठीक है, तो बैंक मनी रेफर्स टू व्हाट? डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। ये सब 1 मार्क से क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डिपॉजिट्स आर पेएबल ऑन डिमांड बाय देयर डिपॉजिटर्स। आपने पैसा जमा किया बैंक में और आप डिमांड करते हो तो आपको वो वापस मिलता है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? बैंक मनी। Once again I am repeating, bank money refers to the demand deposit with the banks. These deposits are payable on demand. मतलब बैंक आप is liable to pay you when you are asking for. हम इसको कैसे करते हैं वो आगे भी लिखा हुआ है कि हम जब किसी को लिखते हैं कि चेक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट, जो क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो। व्हाट इज चेक? चेक को डिफाइन करें, चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय पर्सन, ठीक है, इशूड बाय पर्सन, ठीक है, उस पर एक अमाउंट मेंशन होता है और वो अमाउंट उस व्यक्ति के लिए होता है जो जिसको वो पे करना चाहता है। जैसे हमने चेक लिया और चेक पे लिखा 500 रुपीज, अकाउंट नंबर लिख दिया या सामने वाले जिसको पे करना है उसका नाम लिख दिया, आपने चेक देखा हो, ठीक है, तो उस पर नाम लिख दिया और नीचे अमाउंट और अपना साइन कर दिया। अरे जिस बैंक का होता है वो बैंक, तो उस बैंक को ऑथराइज क्या आता है? चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑथराइजिंग बैंक टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंक टू अ पर्सन whom it is authorized to pay. Get your point? तो ये चेक है। तो ये जो चेक में हम क्या करते हैं, जो आपके पास जो अमाउंट है उसी अमाउंट के बिहार पर आप चेक लिखते हैं। तो क्या यहाँ क्या कहता है, क्या कहा जा रहा है? बीएम रेफर्स, बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट, जो आपने जमा किया है, जो कभी भी डिमांड किया जा सकता है, इसलिए इसको नाम दिया कि ऐसा डिपॉजिट जो डिमांड किया है। तो बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स and these deposits are payable on demand by their depositors. ठीक है, on the basis of these deposits checks are issued by depositors. ठीक है, checks themselves are not money. ठीक है, ये पॉइंट मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं, these all points are marks. ठीक है, ये सारे मार्क्स हैं आपके। तो बैंक मनी इज ऑप्शनल, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पर्सन मे और मे नॉट एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू चेक्स। ठीक है, तो चेक इज अ बैंक मनी विच इज ऑप्शनल एंड पर्सन, जिसे सब्जी वाले के पास गए, अंडे वाले के पास गए तो झंडे खाओगे? हाँ नहीं, मतलब वो लायबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपका 10 रुपए का 20 रुपए का सामान आपने परचेज किया और मैं चेक लिखता हूँ। बेचारे इलिटरेट, उसको जनधन अकाउंट में पता नहीं अकाउंट खुला है या नहीं खुला है, जो भी है, तो सी इज नॉट लायबल टू एक्सेप्ट इट, है ना। वो ही और सी, वाई आई एम ओनली सेइंग सी, बेचारी भी कह दिया और सी भी कह दिया, तो हमारी बेटियां बोलेंगी, बच्चे बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगी कि सर क्यों बेचारी लगा दिया सी जेंडर के साथ, है ना। तो ये इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। ओके, चलिए अब हमारा जो टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी, ये हमारा सिलेबस का पॉइंट है। ठीक है, आपको अगर जब तक हम अभी जो पढ़ा रहे हैं पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं, तो ये मान चलते हैं कि अभी सिलेबस वही होगा। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम जानते हैं कि मनी एंड बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये भी क्वेश्चन वाइवा में टीचर ने पूछा था, कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया था कि आपका जो टॉपिक है वो माइक्रो में है कि मैक्रो में, बच्चे बताने में असमर्थ हो गए। तो ये भी आप समझ लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं स्लाइड्स, तो बहुत सारी चीजें ध्यान में अपने आप आ जाती है। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द मनी सप्लाई रेफर्स द टोटल वॉल्यूम, ध्यान देना मैंने हाईलाइट किया हुआ है टोटल, ये वैल्यू पॉइंट्स है। व्हेन यू आर राइटिंग द डेफिनेशंस, दीज वैल्यू पॉइंट्स मस्ट बी इन योर आंसर्स, अदरवाइज क्या होगा कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा कि मैंने इतना बड़ा आंसर लिख दिया, सर बड़े कंजूस है, मार्क्स कट कर ले आते हैं ना, बड़े खतरनाक है, देखने में बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन हैं बड़े मार्क्स कट करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, you have to write the value points. Everybody is bound by certain rules. The money supply refers to the total volume of money
हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो तुरंत आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट। तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो क्या होगा हमारा आयुषी, क्या होगा बेटा, आरुषि, तानिया, अंश भट्ट, तिवारी, जो भी है बोलिए भाई। जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो क्या होगा, स्टॉक होगा या फ्लो होगा? सर स्टॉक। वेरी गुड। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी, देयर आर सेवरल वेज टू डिफाइन मनी। बहुत सारे तरीके होते हैं मनी को डिफाइन करने के लिए, बहुत सारे लोगों ने डिफाइन किया, बट स्टैंडर्ड मेजर्स यूजुअली इंक्लूड करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स। इसको ध्यान रखना, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑलरेडी हाईलाइटेड। तो रिमेंबर, करेंसी का मतलब क्या होता है, पेपर नोट्स प्लस कॉइंस। ध्यान देंगे, करेंसी का मतलब क्या हुआ, पेपर नोट्स प्लस कॉइंस, एमसीक्यू के लिए और ट्रू फॉल्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेंसी, जब whenever we use the word currency it indicates what, पेपर नोट्स। अभी आपने पढ़ा पेपर नोट्स क्या है बेटा, अनलिमिटेड है ना, लीगल टेंडर। कॉइन्स क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर। तो आप इस तरीके से आप हमेशा रिलेट करते रहेंगे। मनी क्या है, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स एट अ बैंक। ठीक है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी। तो अब सप्लाई ऑफ मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए क्या क्या है। पहले मैं हाथ से लिखता था तो बच्चों को शायद पसंद नहीं आता होगा, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा उनको, इसलिए मैंने पीपीटी बना दिया। स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, जैसा कि आयुषी ने कहा, सिंस रिलेटेड विद द पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक, सप्लाई ऑफ मनी ऑलवेज रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है, अभी ये पहला पॉइंट को ही सप्लीमेंट कर रहा है, हेल्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, करेंसी विद द पब्लिक। ओके, तो करेंसी विद द पब्लिक में क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी ऑलवेज रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं। और इसमें नोट्स हमने क्या बनाया है, इसमें द स्टॉक ऑफ मनी विद द गवर्नमेंट। ध्यान देना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने इसको नोट के रूप में लिखा है। ठीक है, सेग्रीगेट करके लिखा है। ठीक है, द स्टॉक ऑफ मनी विद द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट के पास जो मनी का स्टॉक है, आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अब आप एक बार पुनः पिछले स्लाइड्स पर अगर हम आपको लेके चलें। ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स, सप्लाई ऑफ मनी का हिस्सा क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, समझ रहे, इसमें क्या हो, क्या क्या इंक्लूड है, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं पुनः अगले पॉइंट पर आते हैं, द स्टॉक ऑफ मनी विद द गवर्नमेंट, RBI and banking system is not included in supply of money. Point to be noted and highlighted and एक मार्क्स के लिए, MCQ के लिए बिल्कुल तैयार रखें। Here the term public includes, हमने हर एक चीज को स्प्लिट करने का प्रयास किया। The term public includes all economic units। अब देख लो, all economic units की बात। ठीक है, पब्लिक में इंडिविजुअल भी आते हैं, बैंकिंग सिस्टम्स, हाउस होल्ड फॉर्म्स, ये लोग सब कुछ आते हैं। हम यहाँ इकोनॉमिक यूनिट्स की एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने अभी इंडिविजुअल की बात नहीं किया। ही इज नॉट ए यूनिट। ठीक है, अगर इंडिविजुअल भी बिजनेस के उसके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है तो इस तरह का है, तो वो भी एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम करने लगेगा, बट एवरीबडी डज नॉट, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सेग्रीगेट करने का प्रयास किया। द टर्म पब्लिक इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड, फर्म्स, local authorities, non-banking financial institutions, etc. ये सब हमारे क्या है, पब्लिक का हिस्सा है, etc. एक्सेप्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। ध्यान देना, एक्सेप्ट क्या, प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। मतलब हम ये जब हमने कहा यहाँ पब्लिक वर्ड की यूज किया, द सप्लाई, द मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब उसी पब्लिक को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान देना, पब्लिक इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड्स, फर्म्स, लोकल अथॉरिटीज,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेप्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। अब आपको ये भी समझना है कि प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कौन कौन से, आरबीआई एंड ऑल द बैंक्स which accepts demand deposits are producers of money. I hope this slide is much emphasized and it is clear. Now components of money supply, कौन कौन से कंपोनेंट है ये आगे पहले देख चुके हैं आप, एक बार उसको री इन्फोर्स करते हैं। करेंसी विद द पब्लिक, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन। ओके, सो वेरी मच क्लियर। आपको याद ही रखना होगा कि करेंसी विद द पब्लिक, हम मनी सप्लाई के कंपोनेंट क्या है, करेंसी विद द पब्लिक। पब्लिक को आप देख चुके हैं कि पब्लिक क्या है, पब्लिक में कौन कौन से लोग आते हैं, इंक्लूड्स, ठीक है, करेंसी नोट्स। हम करेंसी विद द पब्लिक में क्या इंक्लूड करते हैं, करेंसी नोट्स, नोट्स नोट्स नोट्स, अपना सपना मनी मनी करेंसी नहीं, मेरा नहीं, आपका हो सकता है, मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन में है, ठीक है। नोट इसमें मैंने क्या, हमने करेंसी इज टर्म्ड एज अ फिएट करेंसी, फिएट करेंसी और लीगल टेंडर मनी। और फिएट का मतलब ये होता है ऑर्डर, जिसके पीछे ऑर्डर हो, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हो, ठीक है। और लीगल टेंडर का मतलब भी होता है जो लीगलाइज किया हुआ है, जिसके थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, उसके पीछे कुछ लीगल सैंक्शंस होते हैं। फिएट मतलब गवर्नमेंट ने, हो सकता है कि टेम्पोररी बेसिस पर भी हो, तो फिएट मनी के पीछे भी ऑर्डर होता है, तो वो भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा जो माइन्यूट है मैंने उसको बताने का आपको प्रयास किया। तो फिएट का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर। तो फिएट मनी जो भी सर्कुलेशन में जो गवर्नमेंट करती है वो हमारा क्या होता है, करेंसी सर्कुलेशन, करेंसी को, उसको हम करेंसी का पार्ट मानते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक्स, ठीक है। तो इसमें हमने नोट कर लिखा इंटर बैंक डिपॉजिट्स, बैंक भी आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट्स, एसबीआई, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स डोंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मनी, ठीक है। ये सब मार्क्स हैं बेटा, ये सारे मार्क्स हैं, आप समझ लेना। इंटर बैंक डिपॉजिट्स डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स बाय पब्लिक। अब पब्लिक, आप बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब पब्लिक में बोल रहा हूँ तो हमको स्लाइड्स की हमको याद आती है कि पब्लिक में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, फिर देख लो, इसलिए आप रेफर कर सकते हो। मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बनाने का प्रयास किया है। पब्लिक आप फिर एक बार रेफर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है जब वो पढ़ो पढ़ो तो आपको समझ में जाए, इसलिए आप वो इसको पिछले साइड पे जाके देख सकते हो। तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स डोंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स बाय पब्लिक आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई, एक मार्क्स का क्वेश्चन ये है कि मनी सप्लाई का क्या है, सी प्लस डी टी, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। सी इंडिकेट्स करेंसी एंड डी इज का डिमांड डिपॉजिट्स, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और करेंसी जब कहेंगे तो करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स, इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, नोट्स प्लस कॉइन्स डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। इसके तीन कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे स्प्लिट करोगे तो। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की मेजर्स कौन कौन है, ठीक है। हमारे पास चार श्रृंखलाएं होती हैं, M1, M2, M3 और M4। इससे क्वेश्चंस आते हैं कि M1 के कंपोनेंट क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा। M2 के कंपोनेंट क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा। M3 के कंपोनेंट क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा। M4 के कंपोनेंट क्या, आपको याद रखना। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, आपका जो लेसन है मनी वाला, उसमें पिछले सेशन का जो सिलेबस था उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि मनी आपको याद रखना पड़ेगा, मनी क्या है, और मनी सप्लाई, ठीक है, और क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। ये है आपका सिलेबस। और के बाद बैंकिंग वाले में फंक्शंस ऑफ आरबीआई। लेकिन वाइवा में चूंकि इतने सारे क्वेश्चंस आए और हमारे बच्चे बोल्ड हुए, तो उसकी वजह से जो कष्ट हुआ, उसकी वजह से मैं इतना लंबा स्लाइड। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1 क्या है, करेंसी विद द पब्लिक। M1 क्या है, करेंसी विद द पब्लिक, ओके, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक के साथ जो डिमांड डिपॉजिट्स है,
जो आपने हमने इंस्टीट्यूशंस ने इकोनॉमिक जो यूनिट्स हैं उन्होंने जो जमा किया, एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो M1 में हम क्या क्या चीजें, आप मनी सप्लाई से कंफ्यूज नहीं होंगे क्या, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, M इज इक्वल टू C प्लस DD, ठीक है। हम यहाँ मनी मेजर्स की बात कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कौन कौन से हैं। तो M1 जब हम कहते हैं तो M1 में क्या क्या चीजें आती हैं। M1 इज नॉट M, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम M1 में क्या क्या लिखते हैं, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक हाईलाइट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, ठीक है। अब अदर डिपॉजिट्स में अभी तक तो आप डिमांड डिपॉजिट समझ गए हो, करेंसी विद द पब्लिक भी समझ गए हो, ठीक है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले स्लाइड्स में किया। अदर डिपॉजिट्स एक नया वर्ड आया, इसलिए मैंने कहा कि अदर डिपॉजिट्स को एक्सप्लेन करो। डीडी विद द रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और एग्रीकल्चर सेक्टर का, एग्रीकल्चर को फाइनेंस करने का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई एपेक्स है, उसी तरह एग्रीकल्चर के फाइनेंस में हमारा नाबार्ड एपेक्स है। 1982 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। तो अदर डिपॉजिट्स में हमने क्या लिया है, डीडी विद द रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। डीडी विद द रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैसे, नाबार्ड, ठीक है। डीडी विद द रिजर्व बैंक ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट। फॉरेन सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। डॉइचे बैंक जर्मनी, फेडरल रिजर्व अमेरिका, बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का। तो ऐसे करके ये हर कंट्री के एक का एक सेंट्रल बैंक होता है, बैंक जो वहाँ के फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसको मैं हमेशा से आरबीआई को मैं बताता आया हूँ, जब वहाँ पढ़ाऊंगा आपको तो मैं हमेशा दादा बैंक करता हूँ। किसी दादाजी का प्रॉफिट क्या है कि जो नाती पोते होते हैं ना, जिसको ग्रैंड सन कहते हो अंग्रेजी में, है ना, तो हिंदी के शब्द मरते जाएंगे अगर हिंदी के शब्द नहीं बोलोगे। तो जो ग्रैंड सन है, नाती पोते हैं, तो उनका, उनके चेहरे पर जो खुशी है वही उनका प्रॉफिट। तो बैंक का भी यही है, सेंट्रल बैंक का प्रॉफिट क्या है कि सारे बैंकिंग सिस्टम काम करते रहे, सारे बैंक अच्छा रहे। खुश रहने का मतलब विजय माल्या टाइप का खुशी नहीं होना कि बैंक के अधिक कुछ लोग मिले हुए हैं, घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, भाग रहे हैं, फिर मोदी जी को धंधा चलाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं, उसकी बात नहीं करो। तो डीडी विद द रिजर्व बैंक ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, ये पॉइंट हम क्लियर हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई क्या होता है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर क्या है, डीडी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ मैंने दो एग्जांपल लिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, और बहुत सारे बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बहुत सारे बैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। सो डीडी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिमांड डिपॉजिट, ये तो अदर डिपॉजिट। तो M1 में हम क्या क्या लिए, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। ये फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, M इक्वल टू C प्लस DD, मनी सप्लाई से कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं अदर मेजर्स, हमारा क्या M2 जब हम बोलेंगे तो उसमें M1 मतलब ये हमारा करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, ठीक है, इसको भी हम इंक्लूड कर लिया। प्लस यहाँ गलती से मैंने सेविंग लिख दिया, ये ऐसे लिखा है, हाँ चलो इसमें, ठीक है। तो M1 सेव भी कर दो इसको। M2 इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो जब आप M2 बोलोगे तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ये इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर कभी कभी क्वेश्चन में आएगा M2 इक्वल टू, और वो तीनों कंपोनेंट भी दे देगा और प्लस सेविंग विद द पोस्ट ऑफिस देगा, ठीक है। क्या दे देगा, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट। इसके बाद थर्ड दिया कि A इज राइट, फिर लास्ट दिया A एंड B बोथ आर राइट। अब देखो, तो आप जब जल्दीबाजी में आंसर दोगे, इफ यू आर इन हरी, तो क्या होगा, पहले वाले देखो, हाँ सर ने बताया था यही होगा, इसलिए आपको सारे MCQ में सारे ऑप्शंस देखने चाहिए। M3 क्या है, M1 अगेन, M1 इंक्लूड होगा। M1 देखो ये बार बार आ रहा है, M1 एक बार फिर अपने दिमाग में बैठाओ,
M1 is equal to what? Currency with the public, demand deposits of commercial banks, other deposits with the RBI. ठीक है, तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक निश्चित समय अवधि के लिए, जैसे हमने कुछ एफडी करा लिया है ना, 5 साल के लिए हो गया, 10 साल के लिए, जो भी है, तो नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। ठीक है, तो ये हमारा M3 क्या होगा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। M4 क्या हो गया? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग NSC। जो टोटल डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस के पास, ठीक है, वो भी इंक्लूड होगा M4 में। M3 प्लस दिस, ओके, एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है। इसका मतलब गवर्नमेंट हम लोग परचेज करते हैं, अभी नहीं परचेज किया, हाँ, लेकिन जब मैं उड़ीसा में था तो मैंने परचेज किया था। तो ये टैक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या है, कुछ बॉन्ड सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसको आप 7 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो, पहले 5 साल में होता था, समय टेन्योर बदलता गया, अभी चेंज हो गया। ओके, बार बार मैसेज आ रहा है। नोट, M1 इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन मनी। क्वेश्चन है ये, मार्क्स है ये आपके, मोस्ट लिक्विड, और इसलिए इसको नैरो मनी कहा गया। ठीक है, ट्रांजैक्शन मनी M1 1 मार्क्स, M1 इज अ मोस्ट लिक्विड, आपको 1 मार्क्स। M1 इज अ नैरो मनी, विच फॉर्म ऑफ मनी मेजर्स इज नोन एज नैरो मनी, मार्क्स है सवाल। M2 is a broader concept of money supply compared to M1, ठीक है, बार बार मैसेज आ रहा है। M3 क्या है? ब्रॉड मनी इसको कहते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M3 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, M3 is a broader concept of money supply compared to M1 and M2, इसलिए इसको एग्रीगेट ऑफ मॉनेटरी रिसोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। और लास्ट स्लाइड से बेटा, इसको आप देख लीजिए, हाई पावर्ड मनी। आपको ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, जिसको थोड़ी भी दिक्कत होगी यू कैन रेफर, ऐसा नहीं है कि आप रेफर नहीं कर पाओगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी इज ऑल्सो यूज इन इंडिया, विच इंक्लूड्स, देख लो क्या क्या होता है हाई पावर्ड मनी में, H सिलेबस में नहीं है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक का मतलब आप जान चुके हो कि पब्लिक में हम कौन कौन से इकोनॉमिक यूनिट्स को लेते हैं। ठीक है, एंड कैश रिजर्व ऑफ बैंक, बैंकों के पास जो कैश रिजर्व होता है, जिसका यूज बैंक जो है बहुत तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज के लिए करते हैं, उससे बहुत सारा पैसा बनाते हैं, तो अदर डिपॉजिट्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो हाई पावर्ड मनी हो जाता है। इससे आप पहले परिचित हैं, करेंसी विद द पब्लिक, ये तो आप पहले ही है। एक दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई, कैश रिजर्व विद द बैंक्स आर आ गया, और ओडी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अदर डिपॉजिट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारा हाई पावर्ड मनी हुआ, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको क्रिस्टल क्लियर मैंने किया, करने का प्रयास किया। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। इफ एनीबॉडी हैज डाउट जस्ट आस्क मी क्लियर, फास्ट डियर। आप रेफर कर सकते हो, जब चाहो रेफर करो, आपको ये रिकॉर्डिंग आपकी अवेलेबल होगी, मैं वो अपने वहां पर पोस्ट कर दूंगा। एंड इवन इफ इट इज देयर इज डाउट यू कैन आस्क। बोलो बेटा, नंदनी, आयुष, पचौड़ी जी, हिमांशु, कृष्ण कुमार, तान्या बेटा, एनीबॉडी इन डाउट? नो सर। बोलिए बेटा, उत्कल साहू जी, आप लोग कन्वर्सेशन करते रहो बेटा। देखो, पीटीएम बुलाना बच्चों के, एक आप लोग अगर मेरी जगह होते ना बेटा, है ना, तो आप भी चिंतित होगे ना कि आपके बच्चे अटेंडेंस नहीं अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास, है ना, उनका नुकसान हो रहा है। तो इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तो अपना ही समय क्लिक किया ना, संडे को जब मैं मीटिंग किया तो मेरा ही समय बर्बाद हुआ। और आपके पेरेंट्स का तो उद्देश्य ही है आपको अच्छा करना। ठीक है, तो मैं भी आराम कर सकता था, मैं इतना पेन क्यों ले रहा हूँ, आपके लिए ले रहा हूँ। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझना होगा। आप आज जो बच्चे एब्सेंट हैं वो पेरेंट्स से बात कराएंगे, और मैं हमेशा अच्छी बातें करता हूँ। ठीक है, और आज का जो भी कष्ट है, कहा जाता है ना, रामचरितमानस में एक लाइन कही गई है, जिसका हिंदी में मैं मतलब बताता हूँ कि राजा, वैद्य, डॉक्टर, राजा किंग मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है,
राजा वैद्य मतलब डॉक्टर, चिकित्सक, और गुरु, अगर ये तीनों भय से, डर से काम करेंगे तो समाज का, राष्ट्र का पतन होता है। इसलिए मुझे डरना नहीं है कि हम मुझे कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा। ट्रांसफर होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो, है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा। जहां जाऊंगा इसी एटीट्यूड एटीट्यूड के साथ रहूंगा, इसी सेवा भाव के साथ रहूंगा। और आप सब लोग इस चीज को समझ लो कि मैं जो भी करूंगा आपके भले के लिए करूंगा। इसलिए आप, मेरा स्ट्रिक्टनेस आपके भले के लिए। और यही मेरे चाणक्य की एक लाइन मुझे बहुत प्यारी लगती है। चाणक्य ने कहा कि उत्थान और पतन देश का, संस्कृति का, समाज का, राष्ट्र का शिक्षक की गोद में होता है। तो ऐसे लोग जब आपको आदर्श बनाओगे, सुकरात को आदर्श बनाओगे, चाणक्य को आदर्श बनाओगे, तो ऐसी ही वाणी निकलेगी, थोड़ी सी कड़ी लेकिन अच्छी। चलो, विद दिस नोट आई हैव टू से बाय बाय। अगर आपके डाउट में हैं तो पूछिए, आई विल स्टे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।